अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रूव है। और ये याद रखिएगा, सदक़ात और खैरात ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं और जान के बदले जान। और अगर आप इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं ना, तो इसकी अदायगी, बीमारी, तकलीफ़, उसका इलाज अपनी जगह। लेकिन मैं ये समझता हूँ इसके बग़ैर चीज़ें मुमकिन नहीं है। आज 1 मार्च बरोज़ मंगल 2022 और बहुत ही अहम इशू है। अंडर डिस्कशन जो हैं वो जनाब जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के अदालती मामलात के हवाले से, और बहुत सी चीज़ें मेरे सामने आई हैं, मैं डिटेल में डिस्कस भी करूँगा। 3 बड़े अहम सवाल हैं। पाकिस्तान के अंदर 5 हाई कोर्ट हैं और पांचों यानी 4 हाई कोर्ट 4 सूबों के हवाले से उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है, उसकी अपनी दायरा इख्तियार है। सवाल ये पैदा हुआ, जो मुझसे पूछा भी गया और मैं बड़ा वाज़ेह हूँ इस हवाले से, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के मामला, लाहौर के जुरिस्डिक्शन के मामला या पाकिस्तान के किसी और सूबे के मामला जो टेरिटोरियल जगह है, मिसाल के तौर पर FIR के हवाले से, जहाँ तक तो वफाक के मामला के हवाले से वो तो देख सकती है, लेकिन क्या मिसाल के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के SHO के, FIA के, या फ़र्ज़ करें नैब के मामलात को भी टेरिटोरियल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं एक्सरसाइज कर सकती। बात पॉलिसी की है, रूल्स की है, वो एक अलग इशू है। ये मोहसिन बेग वाले केस में बात हो रही है कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने इख्तियार से तजावज़ किया है। मैंने कल भी बताया था, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मैटर भी आ गए, सिंध हाई कोर्ट में भी जा चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी आ गए, तो ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना चाहिए। साथ मैंने एक और बात कही, आज जो कि समात हुई है, हमारे एक्स सदर, हमारे दोस्त मकसूद भुट्टो साहब, यानी एक्स प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार पेश हुए होंगे ना। प्रेसिडेंट दरख्वास्त जब दायर की तो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार थे, आज एक्स प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार। अच्छा, वो लाहौर हाई कोर्ट के सदर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करने चले गए जी आप? सवाल तो है ना, ये सवाल तो मुझसे पूछा है तो मेरे पास भी जवाब नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि बायस या कोई इस तरह की बातें मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ये लोग तो पूछते हैं ना, और फिर जवाब तो देना है, हर एक को जवाब देना है। और मैंने ट्वीट भी किया कि जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब को भी कवानीन का सही तरह से इदराक नहीं या बेहतरीन मुआवनत नहीं की गई। पीका सिर्फ हद के इज़्ज़त को नहीं बल्कि दीगर मामलात को भी देखता है। वैसे इन्हें चाहिए कि ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 409 और 500 का मुताला ज़रूर करें। दूसरी ट्वीट में हमारे दोस्त हैं अजमल जामी साहब, उन्होंने मेरे से मंसूब किया, तो मैंने उसका जवाब दिया, भाईजान इस केस का नैब से कोई ताल्लुक़ नहीं बल्कि आइनी और कानूनी मामला है। एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और आइन के आर्टिकल 19 की तशरीह है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरे पाकिस्तान के मामलात को नहीं देख सकती। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल 199 देख लीजिएगा, हाई कोर्ट के मुतालिक है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आर्टिकल 184(3) है, जो पूरे पाकिस्तान के मामलात को देख सकती है। और यहाँ जो सवालात उठाए हैं, पहले वो बात करता हूँ, फिर मैं आपके साथ बात करूँगा FIA एक्ट के हवाले से। उन्होंने दरख्वास्त दायर की, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के पास समाअत हुई। कमाल की बात है, बात करते हैं आइन के आर्टिकल 2A और 227 की खिलाफ वर्जी। ज़रा पूछा जाए कि इन्होंने शायद तोहमत नहीं पढ़ा। आप अंदाज़ा लगाएं, ज़रा सोचे तो सही, झूठ बोलने के लिए तोहमत के दीन इस्लाम ने प्रिंसिपल तय किए हुए हैं। अच्छा, और वो जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब जो इस्लामिक प्रोविजंस हो उसको अपने नुक्ता नज़र से देखते हैं। और जैसे जस्टिस वक़ार सेठ, वो लाल इनकलाब के हामी थे, लिबरल लोगों का, और वो अदालत में बैठ के उनका माइंड उसकी तरफ इंक्लाइन होता था। एक जज का माइंड इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, उन्हें इंसाफ करना चाहिए। और ये जो मकसूद भुट्टो साहब कहते हैं कि ये आज़ादी इज़हार राय के बुनियादी इस्लामी मालूम असूलों, मामलात क़यादत या इनसे ख़िलाफ़ है। दरियाफ़त या सच्चाई और एहतसाब कौन से हकूक़ हैं? कमाल हो गया।
आप एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मैं पता हदीस नहीं पढ़ी है, योर राइट टू लिबर्टी एंड वेयर द नोज ऑफ अदर स्टार्ट। आप मेरी शख्सियत के अंदर नहीं, यानी मेरे नाक तक आपका हक है, नाक से आगे नहीं है। ये बताएं कौन सा एहतसाब है, कौन सा एहतसाब है? चलें आगे चलते हैं जी हम आपको। और जो अगली बात उन्होंने उठाई है और मैं आपके साथ पढ़ूंगा। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 का एक इंडिपेंडेंट कानून है। जैसे पाकिस्तान पीनल कोड एक अलहदा कानून है, जराइम दिए हुए हैं इसके अंदर। इसके इख्तियारात को किसने इस्तेमाल करना है, वो यानी पुलिस है। अगर देखा जाए तो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के इख्तियारात को इस्तेमाल करने का हक दे दिया FIA को, FIA को दे दिया गया। उसी FIA एक्ट को दिया गया कि जिसकी एंट्री नंबर 14 जो है हाई ट्रीजन एक्ट 1973 की बात करती है। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो है वो FIA ने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की थी। तो ये तो अच्छा है, जस्टिस मिल्ला साहब इस मामले को उड़ा ही दें सारे को। तो मेरा जो केस है जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ वाला, उसमें सज़ा ख़त्म हो चुकी है, बदनीति पर मबनी था सारा काम। जिस तरह वो कोर्ट बनी, जिस तरह इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हुई, वफाकी काबीना की मंजूरी से नहीं हुई, ये सारी रिकॉर्ड की चीज़ें हैं वो सारी जो मैंने वहाँ बयान की हैं, जो अदालत में मैंने आर्गू की थी। और अब यहाँ से आप समझ लें, अब ये एक सवाल अगर उठा लिया है, जस्टिस मिल्ला साहब इसको देखते हैं तो अगर ये कहती हैं कि एंट्री नंबर जो है ना, ये बेसिकली 32 की बात कर रहे हैं, गालिबन एंट्री नंबर 27 है शायद, मुझे जो याद पड़ता है, जो प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का इख्तियार जो है वो FIA को देता है। अभी आकर ये पुलिस को दे दिया गया, जो तरामीम की गई हैं वो पुलिस को दे दिया गया। और अब ये उनका कहना है कि FIA का इख्तियार नहीं, दो प्राइवेट अफराद के दरमियान मामला है, ये हुकूमत का मामला नहीं है। ये मुकदमा FIA एक्ट के तहत नहीं हुआ, ये समझाने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। ये हुआ है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत हुआ। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि हाई ट्रीजन एक्ट जो है, हाई ट्रीजन तो दे दी, आर्टिकल 6 में दे दी सज़ा के लिए। हाई ट्रीजन एक्ट 1973 बना, अब उसमें उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार FIA को दे दिया। समझ आ गई है ना आप लोगों को। और साथ साथ में अब प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत मैं आपको एक और जो चीज़ अभी तक हम सब लोगों को शायद पता नहीं है और वो पता होनी भी बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है ना 2016 के तहत इसके रूल्स भी बने हुए हैं। और मैंने मुनीर भट्टी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पेश हुआ हूँ, और उसमें महमूद भट्टी जो हैं फैशन डिज़ाइनर, उन्होंने मुख्तलिफ बड़े इल्ज़ाम झूठे लगाए। वो मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया। ये रूल्स बने हैं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन रूल्स 2018 के। मैं कोशिश करूँगा कि रेलेवेंट जो है ना वो बैकग्राउंड पे ये चला दूँ आपके। 72 सफ़े के हैं, वो बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन रेलेवेंट रूल बता दूँ कि पावर फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइबर क्राइम ऑफिसर्स कौन है, डायरेक्टर जनरल के हवाले से बात की गई है, और साइबर क्राइम का कंप्लेंट जो है ना रजिस्ट्रेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन और केस प्रोसीजर क्या है, सर्च एंड सीजर कैसे करना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफेंसेस अगेंस्ट मोडेसी एंड डिग्निटी डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन, और ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक्सपर्ट ओपिनियन। ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए ना, ये सिर्फ मैं कोशिश भी 14 तक रेलेवेंट हैं, 14 तक चलाएंगे, बाकी आगे ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, बाकी चीज़ों की बात की है, और जहाँ तक कि समझ आ जाए, बल्कि 20 तक भी चले जाए। प्रिंसिपल एंड फेयर वैल्यू इन्वेस्टिगेशन के हवाले से दिए गए हैं। तो ये मैंने आपके सामने रखना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ कर रही है जी। जस्टिस अतर मिल्ला साहब वो पूरे पाकिस्तान को नहीं दे सकते, और उसमें जो FIR है जो अपना मुराद वाली है जी, सईद मुराद वाली जो है वो लाहौर की है, तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन का इख्तियार नहीं है। रेड चाहे वहाँ भी हुई है, वो रेड किया तक अपनी जगह थी। FIR का मामला जितना भी था वो लाहौर के हवाले से आना चाहिए था, वो लाहौर हाई कोर्ट ही चैलेंज होनी चाहिए थी। कमल शाहज़ब के बारे में मैंने रात ट्विटर में बड़ी तफसीली बात की, ट्विटर स्पेस के अंदर, और उनका मामला क्या था और किस तरह
उनके बारे में जो रिमार्क्स दिए गए, जो अदालत में आए गए रिमार्क्स कि वो माहौलियात के हवाले से, हालांकि ऐसी बात नहीं, मेरी उनसे बात हुई है, उनकी अपनी कंप्लेंट्स है डेफेमेशन के हवाले से या झूठी खबरें चलाने के हवाले से। उसका ताल्लुक माहौल से कोई नहीं, वो छोड़ दें उस बात को सामने रखते हुए। और उनका केस शायद मेरिट पे सुना भी नहीं जा रहा है। अदालत की मुआवनत दरकार है और वफाकी हुकूमत को चाहिए इस मामले को, मैंने तो गुजारिश ये भी की है लार्जर बेंच बना दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट इस वाले मैटर को इकट्ठा लेके, वफाकी हुकूमत का इख्तियार मौजूद है कि वो सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाए। अब हर अदालत ने मकसूद भुट्टर की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। और जहाँ जो एक बात जो बड़ी वहाँ आई, जो ख़ास तौर पर जो जिक्र आया कि जनाब जो मैंने जिस पे जवाब दिया ना, वो ये था कि वज़ीर आज़म को शायद सही तरह बताया नहीं गया, सही तरह मुआवनत नहीं की गई। और यहाँ मैं ख़त्म करने से पहले बताता चलूँ, यानी इस इशू ख़त्म करने से पहले बताता चलूँ, पाकिस्तान पीनल कोड, ये पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान का है जी, सेक्शन 499, ये जो कह रहे हैं ना क्रिमिनल डेफेमेशन नहीं है, ये 1860 का कानून है पाकिस्तान पीनल कोड, उसका सेक्शन 499 जो है ये मैंने नहीं बनाया, या आपकी पार्लियामेंट नहीं, या उससे पहले से बना आ रहा है, आप यूँ ले लें। मैं डेफेमेशन चैप्टर 11 है, सॉरी 21 है, डेफेमेशन डिफ़ाइन की हुई है, फिर डेफेमेशन की सज़ा भी दी हुई है, ये मैं नहीं कह रहा, डेफेमेशन की सज़ा भी सेक्शन 500 में प्रोवाइड की गई है और लिखा हुआ है विच में एक्सटेंड टू 2 years और फाइन और विद बोथ। कौन कहता है ये सिविल लायबिलिटी है? सिविल लायबिलिटी में मैं क्लियर करता चलूँ, अमीर आदमी तो पैसे देगा बच जाएगा, गरीब आदमी कहाँ से पैसे देगा, वो तो रुल जाएगा सड़कों पे। तो अमीर आदमी जितनी मर्जी अब डेफेमेशन करता रह जाए। तो ये इसलिए जो है ना, ये इंजर करते हैं आप एक आदमी की, और उसकी सज़ा जो है ना, वो सज़ा जिस्मानी सज़ा, और इस यहाँ जुर्माना भी अगर होना है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो नहीं होने। जब आप जुर्माना देंगे तो आप मुजरम कहलाएंगे, अगर जुर्माना हो जाएगा डेफेमेशन लॉ के तहत तो वो सिविल लायबिलिटी में आएगा, कंसिडर होगा। चलें यहाँ चलते हैं, फैसल वाडा के हवाले से वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालिफिकेशन करने का। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना दरख्वास्त पर जो है ना वो रोकने से इनकार कर दिया है उसको, यानी जो सवाल सामने रखा 9 मार्च को जो है ना इलेक्शन रोकने की जो इस्तदा है ना वो मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन मुंतखब नुमाइंदों को ताहियात नाअहल करार दे सकता या नहीं, इस पर वजाहत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन जुडिशल इख्तियारात किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है और इसका फ़ैसला ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है, और मैंने 3 फैसले भी इसमें दिए थे, तीनों फैसले मैं दोबारा बैकग्राउंड पे चला दूंगा, 62(1)(f) में चला दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अपनी नौयत का पहला केस है, इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को देखना है, और इसको मशरूत कर दिया गया। यानी इस फैसले जो है ना, इलेक्शन अगर हो भी जाता है, अगर ये कल जीत जाते हैं फैसल वाडा, तो 9 का जो इलेक्शन होगा वो उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी अपनी जगह पर। लेकिन जो कि झूठा बयान अल्फी दिया है उस पर अब ये सवाल देखना है कि वो उसका फोरम कौन सा होगा, और 62(1)(f) की अगर डिक्लेरेशन देनी है तो वो कौन सी अदालत देगी, वो इलेक्शन कमीशन ही दे सकता। मैं आज भी कह रहा हूँ और इस पर मैं उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कहेगी। और 2 माह में, और इलेक्शन कमीशन ने जो कहा था कि 2 माह में जितने माली मफायद और जुमरात ली हैं वो भी वापस करें। फैसल वाडा ने ना 3 मार्च 2021 को सेनेटर मुंतखब होने पर हलफ लिया था, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था कौमी असम्बली की नशस्त से। ये आप लोगों के सामने है। और जो एक चीज़ जिस पे मैंने गुफ्तगू करनी है राना शमीम के हवाले से, जो कि मुझे वक्त चाहिए, उस पर मैं बाद में बात करूँगा। एक और बड़ा अहम है सुप्रीम कोर्ट में ना, पंजाब के वकला की बतौर सिविल जज भर्तियों के तरीक़ाकार से मुतल्लिक़ है जी। चीफ जस्टिस उमर बता बंदियाल की सबराई में हुई है, और वो कहते हैं जी वकील जो हैं कि रूल्स के मुताबिक जजेस भर्तियों में 40% हिस्सा वकला को मिलना चाहिए। तमाम दरख्वास्त गुजारों ने मुकाबले के इम्तहान अच्छे नंबरों से पास किया। इंटरव्यू में से 40 में से सिर्फ 8 वकला को पास किया गया। रूल्स में इंटरव्यू का जिक्र ही नहीं है। ये वो
अब इसाकी साहब हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं इम्तहान और इंटरव्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जस्टिस शहजाद अली शाह ने हर मुलाजमत के लिए इंटरव्यू लिए जाते हैं। शहजाद अली शाह ने, जस्टिस शहजाद अली शाह ने बताया, बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट 2 मरतबा इम्तहान लिया लेकिन सिर्फ 2 उम्मीदवारों ने ही पास किया। पंजाब में एग्जेक्टिव इम्तहान लेते हैं और अदलिया के मेंबरान इंटरव्यू लेते हैं। अगर पंजाब से इंटरव्यू ख़त्म ना है तो जजेस की तकर्रियाँ मुकम्मल एग्जेक्टिव के पास चली जाएंगी। जस्टिस शहजाद अली शाह साहब के रिमार्क्स है, हम सब चाहते हैं कि अदलिया में काबिल जजेस आएँ, जजेस नहीं मिलते, सीटें खाली रहती हैं। जज साहब के रिमार्क्स हैं, अपने एतराज़ात को हाई कोर्ट के सामने रखें, हाई कोर्ट के फैसले से मुतमिन ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट दायर करें। और मामला जो है ये लाहौर, और कह दिया कि ये लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाए। अब एक चीज़ जो है वो बड़ी अहम है, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले, चूँकि आप लोगों ने कहा मरीम नवाज़ आसिफ अली ज़रदारी को बड़ा मानती हैं, लेकिन उनके बारे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं मैं अपनी ज़ुबान से अदा नहीं करना चाहता, वो आप ही सुन लें और हर एक ने सुन ली है। वो आप समझ आएंगे कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। ये सियासत गंद का नाम है और ये गंद किस तरह आ रहा है सामने वो आप देख सकते हैं, देखिएगा। ये जलील आदमी हर जगह कहता है गली गली में शोर है, वज़ीर आज़म चोर है, इसको शर्म नहीं आती? और फिर ये एक्सपेक्ट करता है हम इसके गले में फूलों के हार डालें। जलील आदमी गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ चोर है। ये जलील आदमी हर जगह कहता है गली गली में शोर है, वज़ीर आज़म चोर है, इसको शर्म नहीं आती? और फिर ये एक्सपेक्ट करता है हम इसके गले में फूलों के हार डालें। नवाज शरीफ चोर है। जलील आदमी। अभी प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक लेटेस्ट इतला आई है कि जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरी जो कही हुई बात है वो मान ली कि उन्होंने हत्के इज्जत के केसेस जितने भी है ना इस्लामाबाद के अंदर ही, सिर्फ इस्लामाबाद का सेशन कोर्ट को कहा है कि गालिबन 9 माह के जो हत्के इज्जत के केसेस है 9 माह में फैसला का हुक्म कर दिया है। तो ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ गई है और मेरा नहीं ख्याल है इसमें कोई डाउट रह गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन सिर्फ इस्लामाबाद की टेरिटरी तक है। जो ट्वीट आए हैं हमारे दोस्तों के, साकिब बशीर के, आमिर सईद अब्बासी के, वो बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूं और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो रजिस्ट्रार ऑफिस से खत है वो भी साथ चल रहा है। जी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।